नमस्कार दोस्तों, मैं CK मंडल द स्टार क्लासेस हंसवर मोड़ मनिहारी से। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत की। संस्कृत के दूसरे अध्याय को जानेंगे और दूसरे अध्याय पर हम पहले से एक वीडियो बनाए हुए हैं, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। और आज जो बात करने वाले हैं केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे, ठीक है। अध्याय 2 के पाटलिपुत्र वैभवम जो चैप्टर है उनके केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और लेते हैं पहला सवाल कि पटना का इतिहास किस काल में महत्वपूर्ण रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी काल में, ठीक है। पटना का जो इतिहास है वो सभी काल में महत्वपूर्ण रहा है, अर्थात प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में। तो सभी काल में पटना का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना का इतिहास लगभग कितना वर्ष पुराना है। तो पटना का जो इतिहास है वह लगभग 2500 वर्ष पुराना है। कितना हो जाएगा? लगभग 2500 वर्ष पुराना इतिहास है पटना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल पटना में स्थित है। तो पर्यटन स्थल में से गोलघर जो है पटना में स्थित है। अब पटना में तो कई और भी पर्यटन स्थल हैं, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं उन सभी पर्यटन स्थल को जो पटना से संबंधित है। हम यहाँ पर बाकी सभी पर्यटन स्थल की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पाटलिपुत्र वैभवम, इसलिए हम लोग जानेंगे स्पेशल रूप से, विशेष फोकस रहेगा केवल पाटलिपुत्र पर। तो पटना में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको जान लेते हैं केवल, जिसमें पहला है पटना संग्रहालय। आप यहाँ देख लीजिएगा, पटना संग्रहालय ये भी पटना में है। पटना उच्च न्यायालय ये भी देखने योग्य जगह है, ठीक है। सचिवालय ये भी देखने योग्य है। गोलघर अभी आप जान रहे थे, गोलघर कहाँ पर है? पटना में। तारामंडल भी कहाँ पर है? पटना में। जैविक उद्यान भी है पटना में। मौर्यकालीन अवशेष भी ये भी है आपकी राजधानी, बिहार की राजधानी पटना में। मौर्यकालीन अवशेष में मौर्य वंश के जितने भी शासक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार हैं या फिर अशोक हैं, उन सब के काल में कुछ न कुछ स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए गए थे। उनमें से कुछ टूटे फूटे अवशेष अभी भी मौजूद हैं जो आप पटना में देख सकते हैं। महावीर मंदिर भी कहाँ पर है? तो महावीर मंदिर पटना में है। अब गांधी सेतु कहाँ पर है? तो यह भी पटना में है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान यानी गुरु गोविंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये अभी पटना सिटी में हुआ था, ठीक है, पटना में। और ये गुरुद्वारा कहलाता है। सिखों के जो पवित्र स्थल होते हैं उनको गुरुद्वारा कहते हैं। तो आप यह भी याद रख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के थे, ठीक है, और यह पटना सिटी में इनका जन्म हुआ था। अब रही बात कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म से संबंधित है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे अभी कुछ देर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये पटना सिटी में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। रही बात कि ये किस धर्म के हैं, तो ये सिख धर्म से संबंधित। तो सिख धर्म से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं, तो हम लोग इन्हें जान लेते हैं। सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु गुरु नानक थे। सिख धर्म के यदि संस्थापक पूछा जाए या उनका प्रथम गुरु बोला जाए तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर गुरु नानक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुरु नानक। सिख धर्म के 5वें गुरु जो हैं, आप इनको देखिए, सिख धर्म के 5वें गुरु, ठीक है, गुरु अर्जुन देव है। आप इनको भी याद रख लिए। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन हो जाएंगे? अर्जुन देव। सिख धर्म के, ठीक है, सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। 10वें और अंतिम गुरु कौन हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह। अब आप एक क्रम याद रख लीजिए, पहला गुरु गुरु नानक, 5वां गुरु गुरु अर्जुन देव और 10वां या अंतिम गुरु तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। तो यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ सवाल रहेगा कि सिख धर्म के कुल कितने गुरु थे। तो सिख धर्म के अंतिम या फिर 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो टोटल कितने गुरु हुए? तो 10 गुरु हुए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं पॉइंट को। सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब कहलाता है। प्रमुख ग्रंथ जो है सिख धर्म का पवित्र जो पुस्तक है उनको गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, ठीक है। सिख धर्म का पवित्र स्थल गुरुद्वारा कहलाता है। पवित्र स्थल जो पूजनीय स्थल है उनको क्या बोलेंगे हम लोग? गुरुद्वारा बोलेंगे। जहाँ पे सभी लोग जाते हैं, अपने गुरु को याद करते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं,
या फिर उनसे कुछ अच्छे चीज़ों को ग्रहण करते हैं, तो वह जो स्थल होगा जहाँ सभी लोग जाके पूजा पाठ करेंगे, उस स्थल को, सिख धर्म के उस स्थल को क्या कहेंगे? तो उन्हें गुरुद्वारा कहते हैं। जैसे हिंदू में मंदिर है, मुस्लिम के लिए मस्जिद है, तो सिख धर्म के लिए गुरुद्वारा है। और ईसाई के लिए क्या हो जाएगा? ईसाई के लिए चर्च। आप ये भी याद रख लीजिए, ईसाई के लिए क्या हो जाएगा? चर्च। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक गुरुद्वारा में आवश्यकता अनुसार लंगर की व्यवस्था होती है। अब रही बात कि लंगर क्या है, ठीक है? आवश्यकता अनुसार लंगर की व्यवस्था होती है। लंगर एक भोजन कराने की, ठीक है, तरीका है जो सिख धर्म के लोग अपनाते हैं। सभी लोग गुरुद्वारा में ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराते हैं, तो इस व्यवस्था को ही हम लोग बोलते हैं लंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना आने वाले विद्वानों में कौन यूनान के थे? तो पटना आने वाले विद्वानों में मेगास्थनीज यूनान के थे। कहाँ के थे? मेगास्थनीज केवल थे जो कि यूनान के थे। और बाकी कहाँ के थे? तो बाकी के लिए भी हम लोग जान लेते हैं। प्रमुख यात्रियों का अगर विवरण देखा जाए तो इनमें मेगास्थनीज यूनान से आए थे, ठीक है। फाहियान चीन से आए थे, इत्सिंग चीन से आए थे, हुएनसांग चीन से थे, और फिर तारानाथ भी चीन के थे। यानी आपके पहले जो यात्री थे, ये वाले यात्री यानी मेगास्थनी, ये केवल यूनान से थे, बाकी कहाँ से थे? चीन से। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं, बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिहार की जो राजधानी पटना है वह गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर आप टिक कीजिए गंगा नदी के किनारे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कुटनिम तरनी के लेखक कौन है? तो कुटनिम तरनी के लेखक दामोदर गुप्त हैं। कौन हो जाएंगे? कुटनिम तरनी के लेखक दामोदर गुप्त हैं। प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक, इससे क्या होगा, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन जितने भी है ना वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और उनसे जुड़ा हुआ बाकी दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन एक क्रम तरीके से, एक क्रमवार तरीके से शुरू से लास्ट तक हम लोग पढ़ते जाएंगे, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा, ठीक है। संस्कृत में बुक से लगभग 50% क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। तो सब्जेक्टिव का वीडियो हम पहले डाल दिए हैं और ये अभी चल रहा है ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि पुस्तक में कुटनिम तरनी जो पुस्तक है, ठीक, कुटनिम तरनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हो जाएंगे दामोदर गुप्त। काव्य मीमांसा के लेखक कौन हो जाएंगे? काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर होंगे, ठीक है। पहले संस्कृत व्याकरण के लेखक पाणिनि, आप याद रखिए पहले संस्कृत व्याकरण के लेखक पाणिनि थे। राजतरंगिनी भी एक पुस्तक है, ठीक है। राजतरंगिनी के लेखक कौन हो जाएंगे? कलहन। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन? कालिदास। इंडिका के लेखक कौन हो जाएंगे? मेगास्थनी, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं और इनके लेखक आप याद रखिएगा। इन सभी पुस्तकों के लेखक कौन कौन हैं? नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, भगवान बुद्ध के समय पटना किस रूप में था? तो पटना एक गांव के रूप में विकसित हुआ था। भगवान बुद्ध के समय वह एक छोटा सा गांव था, ठीक है। उनके बाद धीरे धीरे कस्बा के रूप में विकसित हुए, नगर के रूप में, महानगर के रूप में, इस टाइप से फिर इनका विकास होता गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जान लेते हैं, पाटलिपुत्र निश्चित ही एक दिन महानगर बनेगा, परंतु आग, पानी और युद्ध से त्राहिमाम रहेगा। यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो ये जो कथन है ये भगवान बुद्ध से संबंधित है, ठीक है। ये भगवान बुद्ध कहे थे, भगवान बुद्ध बोल रहे थे पटना के विषय में, उनकी एक भविष्यवाणी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये बहुत पहले ही बोल दिए थे कि पटना बहुत विकसित होगा, महानगर बनेगा, परंतु पटना या इनके आसपास के एरिया में, इनके आसपास के क्षेत्र में आग, पानी और युद्ध का, ठीक है, त्राहिमाम लोग रहेंगे इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत ही सुदृढ़ और शोभनीय थी। यह किस पुस्तक से जानकारी मिलती है? यानी पटना के विषय में, पाटलिपुत्र के विषय में कहा गया था कि यहाँ की जो व्यवस्था है, रक्षा व्यवस्था सुदृढ़ है, यानी काफ़ी मजबूत है और ये शोभनीय भी है, यानी देखने में भी अच्छा है। तो यह बात जो है इंडिका पुस्तक से जानकारी मिलती है। और इंडिका के लेखक अभी जस्ट बताए थे, कौन थे? अगर भूल रहे हैं तो वीडियो को पीछे कीजिए और देखिए। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। कौन थे? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में प्राचीन सरस्वती परंपरा की जानकारी किस लेखक की पुस्तक से मिलती है? प्राचीन
सरस्वती या प्राचीन शाश्वती परंपरा की जो जानकारी है वो राजशेखर के पुस्तक से मिलती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस विद्वान ने पटना में ज्ञान अर्जन के बाद ख्याति प्राप्त की? पटना में ज्ञान अर्जन के बाद किस विद्वान ने ख्याति प्राप्त की? तो पाणिनि भी, पिंगल भी और पतंजलि भी, ये सभी विद्वान पटना में ज्ञान प्राप्त किए और ख्याति प्राप्त किए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आप टिक किस में कीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, पुराणों में पटना को क्या कहा गया? तो पुराणों में पटना को पुष्पपुर या फिर कुसुमपुर कहा गया। क्या? पुष्पपुर या फिर कुसुमपुर। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। नेक्स्ट है, पटना का अधिकांश नाम किससे संबंधित है? पटना का जो अधिकांश नाम रखा गया वह किससे संबंधित है? नक्षत्र से, पशु पक्षी से, या फिर पेड़ पौधे से, या इनमें से किसी से नहीं। तो हम बोल सकते हैं पटना का अधिकांश नाम फूलों से संबंधित है। और फूल कहाँ से प्राप्त होंगे? तो पेड़ पौधे से। तो राइट आंसर हो जाएगा पेड़ पौधे। जैसे पुष्पपुर फूल से संबंधित है। इनके अलावा आप बोल सकते हैं कुसुमपुर, यह भी फूल का नाम है। पाटलिपुत्र, ये पाटल पुष्पम से लिया गया, यह भी फूल का नाम है। तो फूल आते पेड़ पौधे से। तो यहाँ हम लोग फूल बोल सकते हैं या फिर पेड़ पौधे बोल सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार यह राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे। नेक्स्ट हो जाएगा, पटना को किस नाम से संबोधित किया जाता है? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, या इनमें से सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का अर्थ बताइए। तो पाटलिपुत्र का क्या हो जाएगा अर्थ? तो ये पाटल पुष्पम से लिया गया है। पाटल मतलब होता है गुलाब और पुत्र का मतलब बेटा, यानी कि गुलाब का बेटा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाब का बेटा। ठीक है, पाटलिपुत्र का अर्थ अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? गुलाब का बेटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, पटना का कुमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर होगा गुप्त काल में। ठीक है, कुमुदी महोत्सव किस काल में प्रसिद्ध था? गुप्त काल में। ठीक है, कुमुदी महोत्सव किस काल में प्रसिद्ध था? गुप्त काल में। पाटलिपुत्र कब पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलिपुत्र जो है कि मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यानी पाटलिपुत्र मध्यकाल में पटना के नाम से काफ़ी विख्यात हुआ, प्रसिद्ध हुआ इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सेतु किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा गंगा नदी पर। गांधी सेतु पटना में है और पटना गंगा नदी किनारे है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी पर। नेक्स्ट है, पटना का रक्षक किसे माना जाता है? तो पाटन देवी को। ठीक है, पटना का रक्षक ऑप्शन नंबर ए, पाटन देवी को। किसको माना जाता है? पटना का रक्षक पाटन देवी को मानते हैं। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु हैं? तो गुरु गोविंद सिंह अभी जस्ट चला हुआ था, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध किस धर्म से संबंधित हैं? तो भगवान बुद्ध यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भगवान बुद्ध किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वानों की नगरी किसे कहते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें VVI लगा दीजिए। ठीक है, या नोट लिख दीजिए, नोट इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विद्वानों की नगरी किसे कहते हैं? तो विद्वानों की नगरी पटना को कहते हैं, यानी बिहार की राजधानी जो पटना है इनको कहेंगे विद्वानों की नगरी, क्योंकि पटना में ही कई विद्वान ज्ञान प्राप्त किए और ख्याति प्राप्त किए। अभी इनके विषय में बताए थे, पाणिनि, पिंगल, पतंजलि, ये सब कहाँ से? पटना से विख्यात हुए। इस कारण से विद्वानों की नगरी किसे कहते हैं? पटना को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का तिलक किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का तिलक भी कहेंगे पटना को ही। पृथ्वी का तिलक भी किसको कहेंगे? पटना को। आप इसको याद रखिए, पृथ्वी का तिलक किसे कहा जाता है? पटना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किसका क्षेत्र रहा है? पाटलिपुत्र जो है कि
राजनीति, उद्योग, धर्म, इन सभी का क्षेत्र रहा है। यानी पाटलिपुत्र में क्या महत्वपूर्ण है, तो राजनीति भी, उद्योग भी और धर्म भी। ये प्राचीन काल से अब तक काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो आप राइट आंसर टिक कीजिए डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का समुद्धार कब हुआ? समुद्धार मतलब बहुत अच्छे तरीके से विकास, ठीक है, समुद्धार मतलब बहुत अधिक विकास, कब हुआ? तो ये मुगल काल में हुआ था। कब हुआ था? मध्यकाल में ही, मुगल काल में। आप याद रखिएगा, मध्यकाल में ही, कब? मुगल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव की तुलना वर्तमान में किस त्यौहार से की जाती है? कौमुदी महोत्सव की जो तुलना है वह दुर्गा पूजा से की जाती है, ठीक है। तो इतने सारे प्रश्न बन रहे थे इस पूरे चैप्टर में से, इस पार्ट में से। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अध्याय 2 में अर्थात पाटलिपुत्र वैभवम के किसी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और अगर दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, इस पर एक फिर से अलग वीडियो बना देंगे ताकि आप लोगों के एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। धन्यवाद।